Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 10th May 2024. So I will discuss important news from your examination point of view. So the first news is US won't supply arms to Israel if it attacks Rafah, Biden. तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएस इजराइल को आर्म सप्लाई नहीं करेगा अगर वो राफा पर अटैक करता है। अब हम अगर थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें तो देखिएगा, पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में एक पुरानी जंग चली रहती है हमेशा। अब यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है और उसने 7 अक्टूबर 2023 को इस पे अटैक कर दिया, इस पे इजराइल पर, जिसमें कि अराउंड 1200 लोगों को मार दिया गया और 250 लोगों को कैप्चर कर लिया गया या हॉस्टेज बना दिया गया। उसके बाद से इजराइल ने बहुत ज्यादा अटैक किए हमास पर और जिससे कि पैलेस्टीनियन भी काफी सिविलियन लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाइडेन का, वैसे तो जो यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन का कंसर्न ये है क्या कि देखिए हम आपको ऑफेंसिव वेपन नहीं देंगे। ये कह रहे हैं वाइल कमिटेड टू इजराइल डिफेंस, तो इजराइल की डिफेंस के लिए यूएसए कमिटेड है, बट यूएस विल नॉट सप्लाई वेपन, ऑफेंसिव वेपन, बट यूएस उसको केवल डिफेंसिव आर्म सप्लाई करेगा, लाइक आयरन डोम, इंटरसेप्टर्स ईटीसी। तो यूएसए ने कहा कि हम आपको ऑफेंसिव वेपन नहीं देंगे बल्कि हम आपको केवल डिफेंसिव वेपन देंगे, और अगर आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है देन यूएसए इज कमिटेड टू डिफेंड इजराइल। रीजन इन्होंने ये दिया है कि देखिए वहां पर अगर वो राफा पे अटैक करता है इजराइल, तो वहां पर बहुत ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन रहती है जिसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने हैवी बॉम्ब अगर उन पर गिराए जाएंगे तो वहां पर उनकी जो सिविल पॉपुलेशन है उसके लिए डेंजर होगा, हानिकारक होगा। इजराइल का रेस्पॉन्स क्या आया इस पे? इजराइल ने अपने रेस्पॉन्स में कहा है कि इजराइल हैज नेसेसरी वेपन्स फॉर द राफा ऑफेंसिव एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग दिस एग्रीमेंट प्राइवेटली। तो उन्होंने कहा है कि इजराइल के पास सफिशिएंट वेपन है, अगर वो राफा पे अटैक करना चाहता है तो उसके पास सफिशिएंट ऑफेंसिव वेपन्स है। As far as the dispute or the disagreement between USA and Israel is concerned, उन्होंने कहा कि हम इस डिसएग्रीमेंट को प्राइवेटली रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, now we come to next news. Polling booth in forest, NGT seek Assam government's reply. तो देखिए क्या होता है, there are various laws relating to the environment और एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो यहाँ पर एक एक्ट है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब इस एक्ट के अनुसार कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं या रिजर्व एरियाज होते हैं, उन रिजर्व एरियाज में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि वहां के हैबिटेट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या एनवायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आसाम गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की हैं, जैसे कि क्या ये बनाना, स्कूल बनाना, ठीक है, और इस तरह की एक्टिविटीज करना, पोलिंग बूथ बनाना। तो इस पर वहां पर इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, नहीं, इसका जो कॉग्निजेंस लिया है किसने? एनजीटी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है कि आप इस तरह के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी जो पहले शिकायत की गई उसके बेसिस पर उसने कॉग्निजेंस लिया। तो नाउ एनजीटी ने जो है नोटिस दिया है वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को
कंसर्न गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को, और उन्होंने उस ऑफिसर के बारे में जानकारी पूछी है कि ये कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अलाउ किया है। अब अगर हम थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देखें या समझें तो एनजीटी के बारे में ब्रीफली हम समझते हैं। एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। और ये इसका एक एक्ट है हमारा एनजीटी एक्ट 2010। ये 2010 एनजीटी एक्ट से गवर्न होता है। अब जनरली क्या होता है कि देखिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो वैसे तो कोर्ट जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ जो हमारे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं जो कि स्पेशल मैटर्स को डील्स करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी मैटर है तो ऐसा मैटर जो जाता है वो जाता है एनजीटी में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ऐसा मैटर जाता है। अब तो एनजीटी एक ऐसी बॉडी है जो कि एनवायरनमेंट संबंधित मैटर को रेगुलेट करती है। इसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है। Now we come to next news. Some YouTube channels are turning out to be a menace to the society. ये कमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ जो YouTube चैनल हैं ये सोसाइटी के लिए एक मेनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों कहा है? तो उन्होंने कहा है यहाँ पर एक YouTube चैनल है जी फेलिक्स गेराल्ड, इसने एंटीसिपेटरी बेल की जो है डिमांड की है। अब ऐसा उसने क्यों कहा है कि यहाँ पर इसमें एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में क्या कहा गया, इंटरव्यू में एक पर्सन ने जो फीमेल हैं उनके खिलाफ कुछ डेरोगेटरी रिमार्क पास किए। तो जब कोई पर्सन कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसका ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी फीमेल के बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क दे। ये रिमार्क उसके थे रिगार्डिंग द वुमेन पुलिस पर्सनल। उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई। नाउ दैट पर्सन इज सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि जो यूट्यूब चैनल हैं वो इस तरह के इंटरव्यू क्रिएट करते हैं और उस इंटरव्यू पे कोई पर्सन जो बोलता है वो कुछ ऐसा बोल देता है जो कि कहीं ना कहीं लीगली रॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। तो देखिए एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है जब किसी पर्सन को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है एंड ही मे बी अरेस्टेड, तो वो पर्सन बिफोर अरेस्ट से पहले ही वो बेल मांगता है या बेल की डिमांड करता है, ठीक है। अरेस्ट से पहले ही वो बेल की डिमांड करता है। एक होती है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल जो पर्सन को दी जाती है वो आफ्टर अरेस्ट दी जाती है। तो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल इज दैट कि रेगुलर बेल इज ग्रांटेड आफ्टर द अरेस्ट, मींस पर्सन जेल चला जाता है तब ये बेल दी जाती है, या पुलिस कस्टडी में होता है तब ये बेल दी जाती है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल कब दी जाती है? इवन बिफोर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं अगर इंटरव्यू दे रहा हूं तो इंटरव्यू देना फॉल कर सकता है उसके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, जो कि कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है। लेकिन ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। मींस अगर हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी बोलें या कुछ गलत बोलें। तो 19 क्लॉज 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इसमें 8 ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कि सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड दिस डिफामेशन, इस तरह से। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। वुमेन कंप्लेनेंट फोर्स्ड टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट प्रज्वल एनसीडब्ल्यू। तो देखिए क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस करी थी, क्या कि जो एमपी हैं कर्नाटक के मिस्टर प्रज्वल रेवाना, इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें एफआईआर में इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगे कि इन्होंने फीमेल का जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया है या रेप किया है
और एबडक्शन और किडनैपिंग के एलिगेशन भी इनके खिलाफ लगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस कहानी में एक नया बोर्ड आया है। इसमें जिस फीमेल ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, वो ये कह रही हैं कि देन शी वाज फोर्स्ड टू फाइल द कंप्लेंट, मींस उसको कंपेल किया गया कि वो इन के खिलाफ, मिस्टर प्रज्वल रवाना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे। इसका कॉग्निजेंस लिया है एनसीडब्ल्यू ने। एनसीडब्ल्यू मींस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये क्या काम करता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये वुमेन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस हो रहा है उसका कॉग्निजेंस ले, या कहीं किसी लेवल पर वुमेन की बात को नहीं सुना जा रहा है तो ये उसके वुमेन को रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लिया किसी फीमेल के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है और पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इसके पास ये राइट है कि ये वुमेन को सपोर्ट करेगी एंड पुलिस को ऑर्डर देगी कि एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड इन द पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया है उन्होंने सुओ मोटो। अब ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, मतलब अपने आप, मीन्स विदाउट मेकिंग कंप्लेंट बाय एनीवन, विदाउट मेकिंग कंप्लेंट बाय एनीवन। तो जब कोई कंप्लेंट नहीं करता तो उसका इन्होंने क्या लिया है? सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। Bail to Kejriwal to campaign will incentivize criminal to become politician, says ED, Enforcement Director। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग द बेल एंड द ग्राउंड्स ऑफ बेल। आप सभी जानते हैं कि मिस्टर केजरीवाल, हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली, ही इज बिहाइंड द बार, मतलब वो जेल में है इन द लिकर पॉलिसी स्कैम केस। ठीक है, अब उनकी बेल पर जो है एक इंटरिम बेल पर क्वेश्चन लगा हुआ है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट आज डिसीजन देंगे। तो वो डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट ने आज के लिए रिजर्व कर दिया। तो देखिए, जब पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये इंटरिम बेल क्या होती है। तो जब बेल एक पर्टिकुलर कुछ समय के लिए दी जाती है या पर्टिकुलर पर्पज के लिए दी जाती है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरिम बेल। तो इसमें मेन इशू ये है कि अभी हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, और वो जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें केजरीवाल अगर कैंपेनिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, ये स्टैंड मैं आपको बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं जो है उस आम आदमी पार्टी को इलेक्शन के सेंस में लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है बेल की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस बेल की डिमांड को ईडी ने अपोज किया है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते थे कि जब कोई एक्यूज पर्सन या एक पार्टी बेल की डिमांड करता है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को भी मौका देता है। ऐसा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, मतलब हियर द बोथ द पार्टी। तो मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑनरेबल कोर्ट के पार्ट पर ये ड्यूटी होती है कि ऑनरेबल कोर्ट दोनों पार्टी को सुनकर ही डिसीजन देगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या ईडी ने क्या क्या ग्राउंड दिए हैं। ईडी ने कहा है, ग्रांटिंग interim bail to Kejriwal for campaigning during the ongoing Lok Sabha elections would undermine the rule of law and equality, setting a precedent for politicians to evade investigation by exploiting election period। तो ईडी ने कहा है कि देखिए, अगर आप केवल इस ग्राउंड पर मिस्टर केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हैं क्योंकि देश में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये देश का में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अंडरमाइन करेगा और इक्वलिटी को अंडरमाइन करेगा। कैसे अंडरमाइन करेगा? देखिएगा, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट या इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आर्टिकल 14 में दिया गया है, और आर्टिकल 14 बात करता है रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन जो है क्या करेगा, ड्यूरिंग द इलेक्शन वो क्राइम करेगा और फिर वो बेल ले लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एक आम आदमी है जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं है, अगर उसने इलेक्शन के दौरान कोई ऑफेंस करा या वो इलेक्शन के दौरान अरेस्ट होता है,
तो उस पर्सन के पास इस तरह का बेल का कोई राइट नहीं है। लेकिन वहीं अगर ऑनरेबल कोर्ट ने मिस्टर केजरीवाल को ऐसे मामले में बेल दे दी तो ये एक प्रीसिडेंट हो जाएगा। प्रीसिडेंट का मतलब क्या है कि आप समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो देश के लिए कानून बन जाते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है ये आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है और इसका मतलब ये है कि एवरी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो वहां पर एक आम आदमी को ड्यूरिंग द इलेक्शन कोई प्रिविलेज नहीं है, उसको बेल नहीं मिल रही है और एक पॉलिटिशियन को बेल मिल जाएगी, तो इट इज नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या है ये? नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं ये रूल ऑफ लॉ की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करेगा और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन को भी अफेक्ट करेगा। तो अगर इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट करेगा तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी अफेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट ये है, ईडी ने कहा है that in federal structure all elections are equally significant and granting special treatment to politicians would create a division between ordinary citizen and politician। तो यहाँ पर जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ये डिफेंस लिया था कि अभी देश में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस पर ईडी का जवाब ये है कि देखिए देश में तो इलेक्शन चलते ही रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पास्ट 5 ईयर में जो है 123 इलेक्शन हुए हैं हमारे देश में। तो इलेक्शन चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, या कोई और छोटा इलेक्शन हो, इलेक्शन इलेक्शन होते हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ये बड़ा इलेक्शन है तो इस पे हम कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट दें उन पर्सनों को जो कि किसी अपराध में एक एक्यूज्ड पर्सन है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन में और पॉलिटिशियन में डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जो कि कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होगा। और ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना ही इस तरह का कोई शब्द उसमें यूज किया गया है। जैसे आप लोग जानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग, मतलब हम सब एक हैं और हम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ईडीज आर्गुमेंट अगेंस्ट इंटरिम बिल, तो ये कहा है कि उस तरह से, तो ईडी का फाइनल सेइंग ये है कि केजरीवाल को बेल नहीं दी जानी चाहिए एंड उसका जो स्टेटस है that it should not be then an ordinary citizen. Now we come to next news. Supreme Court stopped grant of fresh mining leases in the Aravalli Range। तो अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये परमिशन मांगी गई थी कि अरावली रेंज में लीज माइनिंग करनी जाए, अलाउ की जाए या नहीं, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन इस रोक का मतलब ये नहीं है कि ये जो लीगल माइनिंग है, जो ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है, उसको रोका जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि that its order should not be interpreted as a ban on legal mining activities conducted under the valid permit and licenses। तो जो ऑलरेडी वैलिड लीगल माइनिंग की एक्टिविटी चल रही हैं उस पर ये कोई रोक नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि आप और माइनिंग अभी नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर हम माइनिंग पर कंप्लीटली बैन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इलीगल माइनिंग को प्रमोट करेगा। तो दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। ये जो डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट ने दी है ये अप्लाई होंगी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, वेयर अरावली रेंजेस आर सिचुएटेड। अब इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है राजस्थान सरकार ने और हाईकोर्ट हरियाणा सरकार ने कहा कि क्या इसका इफेक्ट हम पर होगा नहीं होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। दिस इज द रिजर्वेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड। तो ये कहता है कि देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें उसके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों रिजर्वेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और 16 बात करता है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट है 50% कि आप मैक्सिमम 50% टोटल रिजर्वेशन दे सकते हो। मीन्स अगर 100 वैकेंसीज हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में तो 50 वैकेंसीज कैन बी फिल्ड बाय द रिजर्वेशन और बाय द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू द रिजर्व क्लासेस एंड 50 विल बी फिल्ड बाय द जनरल कैटेगरी। अब ये जो 50% की लिमिट है इट वाज इम्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इंदिरा सहानी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और देखिए हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल, दूसरा है ओबीसी, थर्ड है एससी एंड एसटी। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जनरल कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोगों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो हमारे रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें से अगर उनकी इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं AWS कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो मतलब ये लोग वैसे तो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी को, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर हैं, और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 8 लाख रुपए पर साल। तो मतलब अगर कोई किसी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए पर साल से ज्यादा नहीं है, पर ईयर से ज्यादा नहीं है, तो उसके जो घर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर उनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो इस रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो ये हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। केस का नाम था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या देता है, रिजर्वेशन देता है, ये लीगली वैलिड है। अब उन्होंने कहा कि इस तरह का जो रिजर्वेशन है ये इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में पाया जाता है। जैसे उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यूएस हैज अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम बेनिफिटिंग रेशियल माइनॉरिटीज। तो ये जो रेशियल माइनॉरिटीज होते हैं यूएस में, उनको भी कुछ अफर्मेटिव प्रोग्राम, अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है। यूके अलाउ पॉजिटिव एक्शन टू कॉम्बैट अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह का यूके में भी है, और साथ ही साथ इस तरह के जो मैकेनिज्म है वो फ्रांस में भी पाए जाते हैं। जैसे कि फ्रांस फोकसेस ऑन एजुकेशनल मेजर्स फॉर लो इनकम स्टूडेंट। तो यानी कि जो फ्रांस में एजुकेशन के लिए ये रिजर्वेशन दिया जाता है, या उनको कुछ, जिन लोगों की जो फाइनेंशियल इनकम है वो कम होती है, उनको थोड़े बेनिफिट दिए जाते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में जो ये रिजर्वेशन है, ये 5 ग्राउंड पर स्टेट इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 5 जो कि हमारा बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर ग्राउंड 5 है, कौन सी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है 7 ग्राउंड पर, जिसमें कि 5 ये हो गई है हमारी, और 6 है हमारी डिसेंट, और 1 है हमारी रेजिडेंस। तो इन ग्राउंड पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब रोहिणी कमीशन को अपॉइंट किया गया है टू रिकमेंड सब कैटेगराइजेशन अमंग द ओबीसी। तो जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस पर रोहिणी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है यहाँ पर कि एक कमीशन लेड बाय फॉर्मर सीजीआई बालकृष्ण विल स्टडी एक्सटेंडिंग एससी रिजर्वेशन टू दलित ऑफ अदर रिलीजन। तो देखिए क्या है कि अब एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि होगा, इसको हेड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन जी, और ये देखेंगे कि जो एससी का रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन है, क्या वो अदर रिलीजन के लोगों को दिया जाना चाहिए। तो एससी जैसे अदर रिलीजन, जैसे क्रिश्चियन एससी है ना, मुस्लिम एससी है, इस तरह के लोगों को भी क्या रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो अभी इस पर इनकी रिपोर्ट आएगी, देन देयर विल बी फाइनल डिसीजन। Now we come to next news. Why did Interpol use a blue corner notice against the Brazil? ठीक है, तो देखिए एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है इंटरपोल, ठीक है। अभी इंटरपोल का मेन काम क्या है कि ये इंटर गवर्नमेंटल लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें 196 मेंबर्स हैं। तो इसका मेन पर्पज ये है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम होता है, या क्रिमिनल के लिए कोई भी सेफ हेवन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर किसी पर्सन ने इंडिया में ऑफेंस किया और वो इंडिया से ऑफेंस करके यूएसए चला जाता है, तो यूएसए में ऐसे तो क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा,
तो इसलिए इंटरपोल का मेन काम ये है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कि 196 कंट्रीज मेंबर्स हैं जो कि क्राइम को रोकने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये इंटरपोल, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये कांटेक्ट किससे करती है? ये करती है देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। जैसे अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब ये अलग अलग कलर के कुछ नोटिस इश्यू करती है, जिसमें कि एक होता है रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस आप लोगों ने सुना होगा। तो रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी अपराधी को जो कि देश छोड़ के भाग रहा है उसको अरेस्ट करना। और ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो मिस्टर प्रज्वल, जिनके खिलाफ ये केस फाइल किया गया था कि उसने बहुत सारे फीमेल्स का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसमें बाद में अभी हमने न्यूज में ये भी पढ़ा कि एक फीमेल ने जिसने कंप्लेंट की थी उसने कहा कि भाई ये एलिगेशन झूठे एलिगेशन है और उनको कंपेल किया गया था कि उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाएं। तो उनके खिलाफ, मिस्टर प्रज्वल रैमाना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस किया गया है, नोटिस इशू किया गया है। और इस नोटिस का दूसरा नाम होता है इंक्वायरी नोटिस। इसका मेन पर्पज ये होता है कि ये उस पर्सन के बारे में, उसकी ज्यादा आइडेंटिटी के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में या क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है, या इसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब नाउ यहाँ मिस्टर ट्रम्प हैं, उसने जो बाइडेन ने अभी जो स्टेटमेंट दिया था हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम इजराइल को कोई ऑफेंसिव वेपन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ताकि वो राफा पे अगर अटैक करेगा तो जो राफा की सिविलियन पॉपुलेशन है वो इसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। तो इस पर जो बाइडेन ने एक काउंटर अटैक किया है, मिस्टर बाइडेन, इसमें मिस्टर ट्रम्प ने जो बाइडेन पर एक काउंटर अटैक किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मिस्टर बाइडेन जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट का मतलब जो कि हमास ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनका अपना एक स्टेटमेंट है। ऑन विक्ट्री डे पुतिन सेज न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑन अलर्ट। ठीक है, तो रशिया में विक्ट्री डे मनाया जा गया है, और जिसमें स्पीच देते हुए मिस्टर पुतिन ने कहा है, क्या 9 मई को मनाया जाता है ये रशिया में, उन्होंने कहा है कि जो रशिया के न्यूक्लियर वेपन है वो अलर्ट पर है। ठीक है, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि देखिए, जानते हैं आप रशिया की और यूक्रेन की पिछले 2 सालों से वार चल रही है, और यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं, और इस बात को रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये उसको सपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको थ्रेट देते रहते हैं रशिया को, टू फेस द बैड कॉन्सिक्वेंसेस। तो रशिया ने भी उनको थ्रेट दिया है कि भाई अगर आप कुछ हमारे खिलाफ एक्शन लोगे तो देन वी आर रेडी विद द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, so dear students, that's all for today. I will come again with the more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.